नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की उस हकीकत पर बात करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखती। हाँ। सबने सुना है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, और जल्द ही तीसरी बनने की भी बातें खूब चल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये बड़े बड़े नंबर पूरी कहानी बताते हैं? कर रहे हैं जिसका टाइटल है द रियलिटी ऑफ इंडियन जीडीपी, द इकोनॉमिक रियलिटी नो वन टॉक्स अबाउट। और ये कुछ काफी सोचने वाले सवाल उठाता है सब में। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन बड़े आंकड़ों के पीछे की जो बारीकियां हैं उन्हें समझें। सही बात। तो चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है। हाँ। मतलब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का आम नागरिक के लिए क्या मायने हैं। सही बात। तो सबसे पहले जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी, इसका फर्क समझना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। विश्लेषण में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, वो परिवार वाला है ना। जैसे एक बड़ा परिवार है, 20 लोग हैं, मान लीजिए 60 लाख कमाते हैं। कुल कमाई तो ज्यादा है। बिल्कुल। और एक दूसरा परिवार है, छोटा सा, सिर्फ 3 लोग जी। और वो 30 लाख कमाते हैं। तो कुल कमाई तो पहले वाले की डबल है। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति देखें, हाँ, वही पेच है। पहले बड़े परिवार में हर सदस्य के हिस्से में सिर्फ 3 लाख आए। अच्छा, जबकि दूसरे छोटे परिवार में हर सदस्य के हिस्से में 10 लाख आ रहे हैं। ओह, तो मतलब उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है, भले ही कुल कमाई कम हो। एग्जैक्टली। यही बात ये विश्लेषण समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ टोटल जीडीपी का साइज सब कुछ नहीं बताता। सही है। और अगर 2023 के आंकड़े देखें जी। जो इसमें दिए हैं, जी। तो भारत की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा करीब $2,480 थी। हाँ, $2,480। और चीन की तुलना में देखें तो वो $12,864 थी। काफी बड़ा अंतर है। और इसमें यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश भी हमसे थोड़ा आगे था इस मामले में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना, वो टैग पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। और फिर एक और चौंकाने वाली बात आती है आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो विश्लेषण उठाता है। क्या आंकड़े हैं इसके? विश्लेषण के मुताबिक देश की जीडीपी का करीब 65% हिस्सा वो सिर्फ ऊपर के 10% अमीर लोगों के पास जाता है। 65%? या सिर्फ 10% लोगों के पास? हाँ, और जो बाकी 90% आबादी है उनके हिस्से में सिर्फ 35% आता है। और ये गैप, ये खाई लगातार बढ़ रही है, ऐसा विश्लेषण कहता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, विश्लेषण में ये भी बताया है कि अगर हम इन टॉप 10% को एक पल के लिए हटा दें तो बाकी 90% की क्या स्थिति बनती है? हाँ, और वो तस्वीर काफी चिंताजनक है। अगर आप उन टॉप 10% को हटा दें तो बाकी 90% भारतीयों की औसत आय सिर्फ $1631 रह जाती है। $1631? जी। और इसकी तुलना अगर सब सहारन अफ्रीकी देशों के औसत $1637 से करें तो ये उससे भी थोड़ी कम है। ओह, मतलब उस क्षेत्र से भी कम जिसे दुनिया का सबसे गरीब माना जाता है। विश्लेषण तो यही आंकड़ा पेश करता है। ये दिखाता है कि आम भारतीय की आर्थिक स्थिति कितनी नाजुक हो सकती है। इसीलिए शायद विश्लेषण जीडीपी के बजाय जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम को देखने का सुझाव दे रहा है। हाँ, उनका तर्क है कि जीडीपी को तो आप कर्ज लेके भी आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं। अच्छा। जीएनआई जो है वो असल आय पर ज्यादा फोकस करता है, जो देश के नागरिक कमा रहे हैं या देश को मिल रही है। तो जीएनआई के आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी 2023 के? जीएनआई के आंकड़े विश्लेषण के अनुसार और भी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। पर कैपिटा जीएनआई $2540 बताई गई है। ठीक है। लेकिन इसमें भी जो टॉप 10% हैं उनका हिस्सा औसतन $172 बताया गया है, जबकि बाकी 90% के हिस्से में सिर्फ $89 आता है। सिर्फ $89? हाँ, प्रति व्यक्ति उस 90% वाली आबादी के लिए। और ये आंकड़ा सब सहारन अफ्रीका के औसत $1642 का लगभग आधा है। बड़ी आबादी तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, जमीनी हकीकत से भी जुड़ता है। जैसे विश्लेषण में जिक्र है बढ़ते घरेलू कर्ज का। वो 2020 में 35% से बढ़कर हाल में 43% तक पहुंच गया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और बेरोजगारी की बात भी है। हाँ, बेरोजगारी, बढ़ते क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स, वो 2024 में 28.42% तक बढ़ गए हैं। घटती घरेलू बचत, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो 2022 में 7.2% से घटकर 2023 में 5.1% रह गई। और गोल्ड लोन भी बढ़ रहे हैं, लोग सोना गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। 2025 तक उसमें 71.3% वृद्धि का अनुमान है।
और एक और बात, आईटी फ्रेशर्स की सैलरी वो पिछले 10 साल से लगभग वैसी ही है। जबकि सीईओ की सैलरी बढ़ी है। ये सब उसी असमानता की तरफ इशारा करते हैं। सही। विश्लेषण मैन्युफैक्चरिंग में जो अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, उस पर भी सवाल उठाता है। और सर्विस सेक्टर में एआई से नौकरियों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसका भी जिक्र है। हाँ, और वो चीन के इनोवेशन मॉडल से तुलना करते हुए भारत के 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल्स पर सवाल उठाता है। जी, कि क्या ये मॉडल असल में बेरोजगार युवाओं को बस कम मजदूरी वाले गिग वर्कर्स में बदल रहे हैं, बिना किसी लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट के? एक और दिलचस्प बात जो विश्लेषण कहता है वो ये कि कई बार इन अहम आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सामाजिक या धार्मिक मुद्दे हावी हो जाते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं और जो असल आर्थिक चुनौतियां हैं वो शायद पीछे छूट जाती हैं। तो फिर इस पूरी स्थिति का, इन चुनौतियों का हल क्या है? विश्लेषण क्या सुझाव देता है? देखिए, विश्लेषण एक ही लॉन्ग टर्म समाधान पर सबसे ज्यादा जोर देता है, और वो है शिक्षा। शिक्षा? हाँ, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन जो आसानी से उपलब्ध हो, सिर्फ रटने वाली नहीं बल्कि समझने वाली, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने वाली शिक्षा। और इसके लिए वो कहते हैं युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन विश्लेषण में इस बात पर अफसोस भी जताया गया है कि शिक्षा कभी हमारे देश में एक बड़ा जन आंदोलन या राजनीतिक प्राथमिकता क्यों नहीं बन पाई। सही कहा। लोग अक्सर विश्लेषण के अनुसार मुफ्त की चीजों या जाति या धर्म के नाम पर वोट डाल देते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा या अच्छे स्कूल शायद ही कभी चुनावी मुद्दा बनते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन भी याद दिलाया गया है। हाँ, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर इंसान दहाड़ना सीखता है। मतलब शिक्षा ही सशक्तिकरण का असली जरिया है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही तस्वीर पेश करता है कि भारत कागज पर भले ही एक बड़ी आर्थिक शक्ति दिख रहा हो, लेकिन आम नागरिकों के स्तर पर चुनौतियां काफी गहरी हैं। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, आय की असमानता हो, बढ़ता कर्ज हो या घटती बचत, हेडलाइन नंबर्स जो हैं वो पूरी कहानी नहीं कह रहे। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है जो श्रोताओं के लिए भी हो सकती है। जैसा कि इस विश्लेषण में इशारा किया गया है, अगर वाकई देश की गहरी आर्थिक चुनौतियों का समाधान और भविष्य का निर्माण अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है, तो फिर समाज का और व्यवस्था का ध्यान इन असल मुद्दों और लॉन्ग टर्म समाधानों पर केंद्रित करने के लिए किस तरह की सामूहिक चेतना या किस तरह की एक मजबूत मांग की जरूरत होगी।